हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट। स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल। क्विक अपडेट्स, छोटा छोटा और मार्केट की अपडेट दोनों। फॉर द स्मॉल केसेस फॉर द स्मॉल केसेस वी हैव डिसाइडेड दैट हम लोग रीबैलेंस को थोड़ा सा 3-4 दिन 5 दिन डिले करते हैं, बिकॉज मार्केट हैज कम टू सेंसेस। अभी जो प्रेशर हो रखा है, सेंटिमेंट्स और एफोरिया कंबाइंड टुगेदर मींस इस समय बिना किसी मल्टीपल को देखे जिस ढंग से स्टॉक्स दौड़ रहे हैं, या कुछ कुछ ऐसी पॉकेट्स निकल के आ रही हैं कि ये बहुत ज्यादा इमर्जिंग थीम्स हैं, उसको एक बार थोड़ा सा कूल डाउन करने की जरूरत है। वो हम वेट कर रहे हैं। सेकंड, अभी ये तो क्लियर है कि केपेक्स वाइज सिमिलर काइंड ऑफ केपेक्स विद नॉमिनल 8-9-10% काइंड ऑफ ग्रोथ ये होगा। तो इट डजेंट मीन कि जो कैपिटल गुड्स है वो बिल्कुल दरकिनार हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर मार्केट को देखेंगे तो आप पाएंगे और समझेंगे कि वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, ज्यादा है। ज्यादा वैल्यूएशन में परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर एक जैसे तरीके से ही बिहेव करने लगते हैं। काइंड ऑफ बीटन डाउन अप्रोच ले लेती है मार्केट उनके लिए। जो सेक्टर बहुत टाइम से नहीं चल रहा था, जैसे कंजम्पशन कहिए या एक तरीके से एफएमसीजी कहिए, वो चलने लगा है। लेकिन अगर आप उसका थोड़ा सा सेंसिबल इवैल्यूएशन करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे भी कोई सस्ता सामान नहीं है। और किसी भी इक्विटी या स्टॉक को चलने के लिए पहला उसका सस्ता होना लाजमी है, या दूसरे लेवल पे सस्ता ना भी हो बट उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होना बहुत अच्छी बात है। माना हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोला कि हम लोग कंजम्पशन पे ध्यान देंगे, डोमेस्टिक फैक्टर्स को करेंगे, और उसका रीजन भी है। हम ग्लोबल हेडविंड्स फेस कर रहे हैं, ट्रम्प के नए टैरिफ्स आए जा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टर्मोइल है, अभी मिडिल ईस्ट देखते हैं कैसे शांत होगा, रशिया यूक्रेन भी सेटल नहीं हुआ। इन सारे रीजंस के चलते हमें यूं लगता है एज अ कंट्री वी हैव टेकन अ डिसीजन कि हम डोमेस्टिक फैक्टर्स पे फोकस करेंगे और उन्हीं को एनहांस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वाकई में सही भी है। मैं तो इस बजट को बोलता हूँ, मैंने तो इसको एक हेडलाइन दी थी, मोर मनी मोर जॉब्स इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। सो बहुत प्रूडेंट है ये इस मामले में। आई थिंक ये प्रूडेंट अप्रोच है कि हम बाहर की फैक्टर्स को एनालाइज करें, देखें, समझें कौन क्या करेगा, कब करेगा, उसकी बजाय हम सिंपली जो चीज हमारे घर में है उसको क्यों ना दुरुस्त कर दें, उसको क्यों ना अच्छी कर दें। यानी कि एक तरीके से लो हैंगिंग फ्रूट है। वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा पॉपुलेशन साइज बड़ा है, तो हमारा जो भी ड्रिवन है वो डोमेस्टिक ड्रिवन है, एक्सेप्ट एनर्जी। एनर्जी विच इज क्रूड ऑयल विच वी इंपोर्ट, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंपोर्ट अलाउट, बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं हम उसको भी। सो कॉल हमारी बहुत क्लियर है। हमने जो बजट में भी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप उसको ध्यान से एनालाइज करेंगे, तो जो की फोकस एरिया है वो अब भी है, which is infrastructure, rail, road, power, electronics manufacturing, who push on EV to an extent, और सेल्फ रिलायंस ऑन एनर्जी, ये मेन है। इसके साथ साथ इस बजट में हमने ऐड किया पुटिंग मनी टू द इन द हैंड्स ऑफ पीपल सो दैट द कंजम्पशन शुड गो अप। मीन्स लोगों के हाथ में पैसा होगा, वो खर्चेंगे तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो जो प्राइवेट सेक्टर वेट कर रहा है कि मैं और केपेक्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाऊं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करूं, वो सारा काम उसका दुरुस्त होने लगेगा और वो केपेक्स डालने के लिए रेडी होगा। अब बात आती है कि केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर का क्यों नहीं आया। प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स इसलिए नहीं आया कि दे वर वरिड अबाउट डिमांड, विच द वरी स्टिल कंटिन्यूज। बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही था, तो गवर्नमेंट ने इस स्टेप को ज्यादा बेहतर समझा। व्हाई नॉट टू पुट मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल। सो रीजन भी है उसका। आप ये देखिए, कोविड के बाद, व्हेन वी केम आउट ऑफ कोविड, उसके बाद से हमने कंटिन्यूअसली ये देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले गए, चाहे वो ग्लोबली हर जगह इंटरेस्ट रेट बढ़े।
साथ ही साथ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ी। महंगाई में दो कंपोनेंट हम मॉनिटर करते हैं डेटा वाइज। एक होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन और एक कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। ये डेटा गवर्नमेंट रिलीज करती है। आप इन दोनों डेटा के बारे में जब ध्यान से समझेंगे और उसको स्टडी भी करेंगे वो पास्ट ईयर, तो आप पाएंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स 4.5 5 यहाँ तक गया, फिर वापस 5 और इवन 6 6.5 तक भी गया, लेकिन बाद में कंट्रोल करने में कामयाब रहे थ्रू हायर इंटरेस्ट रेट। सेकेंड लेवल पे जब हमने कंज्यूमर इन्फ्लेशन के लेवल पे देखा, यानी कि जो कंज्यूमर एंड पे आता है आपके और मेरी जेब के ऊपर जिसका असर है, वो काफी हायर साइड था। और टिपिकली वो फूड साइड ज्यादा देखने को मिला, यानी कि खाने पीने की चीजों में ज्यादा देखने को मिला। उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हायर ऊपर रखना पड़ा। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर, इन्फ्लेशन ऊपर, दोनों मिलके हमारी पॉकेट से पैसा निकाल रहे। अगर इसकी कैलकुलेशन आप 2021 से भी करें और कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर के लेवल पे जो महंगाई है उसको भी जोड़ेंगे, तो ऑलमोस्ट जो अभी गवर्नमेंट ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसा हमारे हाथ में देने की कोशिश की बाय रैशनलाइजिंग द टैक्स स्लैब, वो तकरीबन तकरीबन उतना ही बनता है। यानी कि रियलाइज्ड इन्फ्लेशन एक तीसरा, हाँ तीसरी बात जो मैं कह रहा था, रियलाइज्ड इन्फ्लेशन एक चीज होती है कि जो मेजर्ड है वो अलग है। रियलाइज्ड रियलाइज्ड कैसे? मान लीजिए स्कूल वैन है आपके बच्चे की, अब वो पहले लेता था 2500 रुपए। तो अगर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 8% की आ रही है, तो यानी कि उसको 2500 पे 8% बढ़ाना चाहिए। करेक्ट? तो 2500 पे 8 न करके वो सीधा 2500 पे को 3000 करता। ठीक बात? रैशनल, लॉजिकल। तो वो 2500 से 3000 जब गया है तो वो अमाउंट डिफरेंशियल होगा। यानी कि आप 2500 से 3500 भी गया होगा कहीं ना कहीं। या आप दूध को भी देखेंगे, दूध के प्राइस पिछले 3 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है। दूध, घी, आप कुछ भी कहिए। अ, अपने आप पूछ सकते हैं घर में होम मिनिस्टर से अपने कि भाई इन्फ्लेशन कितना है, तो शी कैन टेल यू वेरी क्लियरली कि हाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है। सो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया उसकी वजह से ये टैक्स स्लैब को बढ़ना जरूरी था। अदरवाइज हम अपने पैसे की वैल्यू को खोते जा रहे थे और इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों हमारे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बन गए थे। अब तीसरी बात आई, जैसे ही जो मेन अब इस समय जिसपे शोर शराबा या हल्ला बहुत ज्यादा है, वो है कंजम्पशन को हम बढ़ावा देंगे। कंजम्पशन को बढ़ावा कौन देगा? जिसकी पॉकेट में पैसा हो। पैसा कहाँ से आएगा? वो आपको कम टैक्स दे के आएगा। सो अगर 7 लाख से 12 लाख का टैक्स स्लैब हुआ है, अच्छी बात। बट आपका टैक्स पर मंथ कटता है, सैलरी वाले का टैक्स पर मंथ कटता है। पर मंथ कटने का मतलब है कि अब उसको पैसा भी जो बचत होगी वो मंथली बेसिस पे होगी। यानी कि सडनली अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है और पहले वो टैक्स स्लैब के हिसाब से मंथली पैसा कटवाता था, अज्यूम कर लेते हैं वो 20,000 रुपये कटवाता था, कंपनी उसका पैसा काट लेती थी या उसका जो भी एम्प्लॉयर है पैसा काटता था, और उसके ब्याह पे वो आ, आपने डिपॉजिट करता था एम्प्लॉयर। अभी वो पैसा उसकी पॉकेट में आना शुरू हो रहा है। यानी कि अब एक उदाहरण के तौर पे उसको 20,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा मिलने लगे। अब आप दिमाग में लगाइए कि 20,000 रुपया लेके वो क्या कर सकता है। सोचने की बात है। कम से कम उसको अगर कोई ढंग का फोन भी लेना है तो 2 महीने की बचत उसको लग जाएगी। मान लीजिए किसी ने प्रॉमिस करा था वाइफ को, मैं आईफोन आपको लेके दूंगा, एग्जाम्पल, तो उसको 2 महीने कम से कम चाहिए। ठीक है, आईफोन 13 तो तभी ले पाएगा, और 3 महीने लेगा तो आईफोन 15 के आसपास पहुंचेगा, और 4 महीने अगर लेगा तो आईफोन 16 लेके पहुंचेगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया। 4 महीने की कमाई आईफोन में चलेगी, फिर वो 2 3 4 महीने में जो पैसा बचेगा उसमें से कुछ सेविंग करेगा। थोड़ा सा पैसा बचेगा, उसको बोलेगा कि चलो फेस्टिवल आ रहा है कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, Q2 आ जाएगा। इस तरीके से करते करते जो उसके सैलरीड एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है, धीरे धीरे पैसा मिलेगा। इट डजेंट मीन कि वो सडनली उसको
एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। एडवांस क्रेडिट नहीं हो रहा, आप इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए जो यूफोरिया बना है, जो सेंटीमेंट्स अचानक से चेंज हुए, वो इस ढंग से चेंज हो गए कि सडनली हर आदमी के हाथ में जो 5 लाख रुपए थे स्लैब, वो जैसे पूरे के पूरे पैसे उसकी जेब में सरकार ने एडवांस क्रेडिट करनी हो। ऐसा नहीं है। आप मान के चलिए कि थोड़ा 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 पैसा आपको मंथली, आपका जो टैक्स कटता था वो नहीं कटेगा और उससे पैसा बचेगा। दैट्स व्हाट द ओरल थियरी इज। और इसी थ्योरी के मुताबिक अगर हम अभी भी नोटिस करते हैं या देखेंगे तो हम पाएंगे कि हाउ विल द मनी फ्लो इनटू अ कंज्यूमर पॉकेट, एंड उस पैसे का वो करने क्या वाला। अगर कोई मेरे जैसा रहा तो बोलेगा छोड़ो, फिर महंगाई बढ़ेगी, इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं कंजम्पशन में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कंजम्पशन का मेरा मतलब है जो मेरे एग्जिस्टिंग फोन चल रहे हैं या जो मेरे पास अभी एसेट्स है, मैं उनको यूज करता रहूंगा क्योंकि वो भी सारे अच्छी कंडीशन में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 12 लाख का स्लैब है उसमें सारे जनरेशन जी, जिनको जेन जी बोलते हैं, वो आते हैं। यानी कि 2000 के बाद जो पैदा हुए और अभी वर्कफोर्स में आए हैं, 1 साल 2 साल से वर्कफोर्स में आए। अब वो जो जेनजी है वो क्या करते हैं उस पैसे, वो कार वार बनाना नहीं चाहते, बाइक बाइक के ऊपर दिमाग लगाते नहीं। वो ओला और उबर यूजर है। उनको घर नहीं खरीदना, उनको रेंट पे रहना है, बिकॉज दैट मीन्स, यानी कि वो टेंजिबल एसेट नहीं बनाते, वो इंटेंजिबल एसेट बनाते हैं और एक्सपीरियंस के ऊपर अपना पैसा खर्चते हैं। चाहे वो नया ड्रेस हो, चाहे नया फोन हो, फोन तो गलत वर्ड होगा, एक्सपीरियंस जैसे ट्रेवलिंग, कोई फूड, और इस तरह की चीजें वो ज्यादा करते हैं। इट इज व्हाट अ डेटा सेट सेज। मेरी बात है, मतलब आप ऐसा मत कहिए कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ तो ये मेरा व्यू है। डेटा सेट जनरली ऐसा इंडिकेट करता है। बेसिस दिस, जेंजी की पॉकेट में पैसा जाएगा, जेंजी उसको स्पेंड करने लग जाएगा, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस पे खर्चे, चाहे वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। यानी कि जेंजी मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो पुराना था उसमें था लाइफ, फिर आए इम्प्रूवमेंट जिस फेज से हम निकले, और अब जो आ गया वो क्वालिटी ऑफ लाइफ का फेज है। मीन्स इसी तरीके से बिहेवियर हो रहा है इंडिया में। हम लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल चल लेते थे टू सेव मनी। नाउ पीपल, आजकल के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं समय कीमती है, तो दे स्पेंड मनी एंड ट्राई टू सेव टाइम। दिस इज व्हाट द दिस इज। अब जब ये सब कंजम्पशन के ऊपर बात आ रही है तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्या ये जेनजी स्टेपल्स के ऊपर ज्यादा खर्चेगा। स्टेपल्स मीन्स दाल, आटा, चावल, इस तरह की चीजें, ये कंज्यूमर स्टेपल्स का पार्ट है। कंज्यूमर स्टेपल आप रूटीन कंज्यूम करते रहोगे, कोई आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी उसमें। लेकिन जिसमें बढ़ेगी वो है आपका हाई एंड कंज्यूमर स्टेपल्स। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज, डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स, यानी कि फूड एक्सपीरियंस, culinary एक्सपीरियंस, इस तरह की चीजों में रेस्टोरेंट के बढ़ेंगे। जब आप इनको देखते हैं, ये सारे सेगमेंट को जब आप इवेलुएट करते हैं, तो आप पाते हैं कि कोई भी 60-70 मल्टीपल से नीचे नहीं बैठा है। कंज्यूमर स्टेपल तक 90-90 के प्राइस मल्टीपल पे बैठे हैं, यानी कि 90 साल आपको वेट करना पड़ेगा अगर उस शेयर को आज आप खरीदते हो। सो इसलिए मैंने कहा कि हम थोड़ी सी मार्केट को सेंस में आने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, देन वी विल डू द रीबैलेंस। यस, मार्केट हैज बीन बीटन डाउन अक्रॉस, कोई सेक्टर नहीं छोड़ा, कोई स्टॉक नहीं छोड़ा, और खास करके जो धुरंधर स्टॉक थे उनकी तो जबरदस्त पिटाई हुई। बट वो बाउंस बैक करेगा, कहीं ना कहीं तो ग्रोथ मिलेगी ना। इनोवेशन, कोई नया सेक्टर, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो हम ऐसी ही बातें आगे भी करते रहेंगे। और आज तो ट्रम्प डे था। ट्रम्प भाई साहब आए और उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रम्प आए और उन्होंने कहा कि ये लो मैक्सिको पे लगाया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों लगाया मैक्सिको पे उन्होंने टैरिफ, क्यों लगाई। अगर आपको भी पता है तो डू शेयर इन कमेंट्स, इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा लगेगा, हम भी समझेंगे कि हमारे व्यूअर्स ग्लोबल फिनोमेनाज पे दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। एक वजह है मैक्सिको पे लगाने की और एक वजह है कनाडा पे लगाने की। और चाइना तो उनका फेवरेट दोस्त है ही, वहां तो आते ही उन्होंने छोटा सा 10% का लगाया है। और साथ ही साथ हमारे बजट में हमने स्मार्टली पहले से ही हवा का रुख देखा, हवा को समझा,
और अपने बजट में वो सारे प्रोडक्ट्स को 10% या उसके नीचे ले आए जहां अमेरिका को ऐतराज था, आपत्ति थी। तो हम पहले से ही रेडी हैं कि देखिए सर, हमारे ऊपर कोई फायदा नहीं टैरिफ लगाने का, हम ऑलरेडी आपको जो है वी आर नो कंप्लाइंट विद योर पॉलिसी ऑफ टैरिफ्स। सो हम लेस देन 10 या जीरो पे हैं आपके साथ, वी वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन कंटिन्यू सेव विद अस। मुझे लगता है ये एक अच्छी अच्छी मूव थी। टाइमली मूव बोलते हैं इसको। स्मार्ट व्यक्ति तेल देखा, तेल की धार देखी और अपना काम कर लिया। हमें पता था ग्लोबली हम इधर पैसा मांगने जाएंगे, टेक्नोलॉजी मांगने जाएंगे, कोई नहीं देने वाला। अभी हमने कहा चलो, हमारे पास जो सरप्लस मनी है या हम किसी को सरप्लस मनी बना के अगर लोगों के हाथ में देते हैं तो डोमेस्टिक इकोनॉमी तो चलती रहेगी ना, टूरिज्म भी बढ़ जाएगा, फूड भी बढ़ जाएगा, रेस्टोरेंट भी चल पड़ेंगे। ये जो मास एम्प्लॉयमेंट जहाँ हो सकता है उस पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी जेब से जो थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा है वो मास एम्प्लॉयमेंट काफी अच्छा जनरेट करता है। इसलिए आप देखेंगे एमएसएमई, फुटवियर, जहाँ पे लेबर हैवी जो इंडस्ट्रीज है वहां आप पाएंगे बजट में उनका जिक्र हुआ और उनके लिए पैकेजेस भी बने। एग्रीकल्चर हमारा एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो वहां भी हमने कुछ 100 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर काम करने की बात की जो सबसे कम प्रोडक्टिव में, देखते हैं उसका क्या आउटपुट आता है। रादर जो सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव है या जो मीडियोकर है, अगर वो उनको बेस्ट प्रोडक्टिव बनाते हैं तो वहाँ ज्यादा और होगा। बट हाँ, हो सकता है बेमारू डिस्ट्रिक्ट हो और यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा हो, तो वहाँ कुछ करेंगे तो मुझे डेटा सेट पक्का गवर्नमेंट ने यही देखा होगा और इसी पे काम किया होगा कि वो जो सबसे कम प्रोडक्टिव सेक्टर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एग्रीकल्चर सबसे कम है, वहाँ जनसंख्या भी ज्यादा होगी। तो क्यों ना वहीं काम करते हैं, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीवन स्तर, लाइफस्टाइल उनका भी अच्छा होने लगेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। बाय बाय।